हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी सी सेट की महासीरीज में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं दोस्तों। अभी तक दोस्तों हमने 2015 और 2016 के क्वेश्चन पेपर थे, वो दोनों को सॉल्यूशन करा दिया दोस्तों। आशा करता हूँ कि वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम 2017 का क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं, और वो ये रहेगा हमारा मेथड। हम मैथ्स और रीडिंग वाले पार्ट को ले रहे हैं दोस्तों, और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट जो है वो सर के द्वारा पहले ही बता दिया गया है। तो आप पहले जाके प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लें। यदि आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर वीडियो ना देखी हो दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके उनको देखिए। 2015 और 2016 का जो पेपर है ऑलरेडी हमने सॉल्यूशन करा दिया है इसका। और इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं हम 2017 के पेपर को ले रहे हैं दोस्तों। तो ये 2017 का जो पेपर है दोस्तों, ये स्टार्ट हो रहा है, और ये एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 8 तक तो ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है। अब 9th क्वेश्चन से स्टार्ट होता है मैथ्स और रीडिंग वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। दी गई जानकारी पर विचार कीजिए और उसके नीचे दी गई दो विप्रेषांकों के उत्तर दीजिए। ये जानकारी दी है और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हमको। ठीक है, लिखा है एक्स दल का कोई भी समर्थक जो जेड को जानता था उसके अभियान की रणनीति का समर्थन करता था। ठीक है, वाई दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं था। एक्स को जानता था, एक्स का कोई दल दल था, इसका जो सदस्य था, कोई भी सदस्य समर्थक सदस्य था, वो जेड को जानता था और उसके अभियान की रणनीति का समर्थन करता था। वाई दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, ये बोला है, किंतु उनमें से कुछ के बाई जो थे दल वाले वो मित्र थे। तो कहने का मतलब ये वैनारिक बनेगा, जैसे ये है, ये तो जेड है और ये एक्स है, और इधर कहीं ये बाई है। ठीक है, कहीं ये बाई है। ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है एक्स दल का कोई भी समर्थक जेड को जानता था, उसके अभियान की रणनीति की वो करता था, क्या बोलते हैं, रणनीति का समर्थन करता। वाई दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं था, ये वाई दल है। अब ये है ना, एक्स को जानता, ये कह रहा है कि एक्स को जो जानता था वो जेड को, सॉरी, एक्स का कोई भी समर्थक था वो जेड को जानता था और उनका गठबंधन का साथ करता था, लेकिन वाई दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं था। किंतु क्या, उनमें से कुछ के वाई के मित्र थे। कुछ जो थे ना जेड वाले, ये वाई के मित्र थे, ये फ्रेंड थे दोस्तों। ये ऐसी बात नहीं समर्थन नहीं करता, तो मतलब कुछ थे इसके फ्रेंड भी थे। ठीक है, इसमें से कुछ फ्रेंड थे, पूरे नहीं, इसमें से कुछ बता रहा है इसमें। ये लास्ट में देखा, किंतु उनमें से कुछ बाई दल के मित्र भी थे। ठीक है, उपयुक्त जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए। ठीक है, बाई दल के कुछ समर्थक जो थे एक्स दल के साथ गठबंधन करने के लिए सहमत नहीं थे, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से नहीं हो सकता। बाई दल का कम से कम एक समर्थक ऐसा है जो एक्स दल के किसी समर्थक के मित्र को जानता है। हाँ, ये तो आपको अभी बताया है, देखो ये बोला फ्रेंड थे कुछ, तो कुछ में तो भाई थोड़ा बहुत तो होंगे बंदे, तो एक्स का समर्थन करते थे, ये तो बात बिल्कुल सही है। मित्र भी हो सकते हैं, ये बात सही है, मित्र तो थे ना, जैसे बोला था ना इस पर पहले ही, कुछ सदस्य जो थे उसके मित्र थे बाई दल में, तो ये बात तो सही हो रही है अभी, ये बात सही है। लेकिन आगे देखते हैं हम, एक्स दल के किसी भी समर्थक के जेड के अभियान की रणनीति का समर्थन नहीं करते थे, किसी भी, गलत, कुछ करते थे ना, ये पहले भी बोला था क्वेश्चन में। एक्स दल का कोई भी समर्थक जेड को नहीं जानता था, ये भी गलत। तो इसका आंसर आया दोस्तों बी, बस ये हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी का ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। उपयुक्त में से जानकारी में से निम्नलिखित कथनों में से कौन विचार कीजिए। एक्स दल के कुछ समर्थन जेड को जानते थे, है ना, एक्स दल के कुछ समर्थक जो जेड को अभियान की रणनीति के विरोधी थे वो जेड को भी जानते थे। ठीक है, एक्स दल के किसी समर्थक ने जेड के अभियान की रणनीति का समर्थन नहीं किया। अब ये पूछा है क्वेश्चन में, ऊपर दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से सही नहीं पूछा है, कौन सी बात सही नहीं है। और देखो दोस्तों, पहली बात क्या कह रहा है, एक्स दल के कुछ समर्थक जेड को जानते थे, एक्स दल के समर्थक जेड को जानते थे। तो आप देखेंगे यहाँ पे पाएंगे आप,
हाँ, एक्स दल के जो समर्थक थे वो जेड को तो जानते थे, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये दोनों देख लो, ये एक्स है बाहर का, ये जेड है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन दोस्तों हमको सही बात नहीं पूछी है। ये बात तो सही है लेकिन सही बात नहीं पूछी है दोस्तों, तो ये बात तो इसका आंसर नहीं हो सकता। एक्स दल के कुछ समर्थक जो जेड को अभियान की रणनीति के विरोधी थे वो जेड को नहीं जानते थे। ये गलत है दोस्तों। क्यों गलत है भाई? विरोधी थे तो इसका मतलब ये थोड़ी जेड को नहीं जानते थे, जेड को जानते थे लेकिन विरोधी नहीं थे। ये बात इसकी गलत है, तो हमसे गलत पूछा है। पहली बात तो एक गलत तो ये हो गया, दो वाला। अगला क्या है? एक्स दल के किसी समर्थक ने जेड के अभियान की रणनीति का समर्थन नहीं किया, ये भी बात गलत है, पूरी तरह सही नहीं है। तो इनमें क्या आया दोस्तों? 2 और 3 गलत है और गलत ही पूछा है हमसे, तो इस प्रकार दोस्तों इसका भी आंसर आ गया बी। तो जो हमको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमने एक बैन आरेख बनाया और बैन आरेख के आधार पर हमने उसका सॉल्यूशन किया दोस्तों। कैसे किया है कि भाई हमने बैन आरेख बना लिया जेड और ये एक्स बना लिया, फिर ये बना लिया वाई, और जो हमको इन्फॉर्मेशन दी उसको जमाया हमने, उसके अनुसार इसका दोनों का आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 11 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार है, सभी रविवार केवल अवकाश के दिन माने गए हैं, तब किसी वर्ष के किसी मास में संभव कार्य दिवसों का न्यूनतम संख्या क्या होगी? बोला है कि भाई कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार है तथा सभी रविवारों की छुट्टी है, ये बोला है। ये बात बोली है, 2 तो शनिवारों की, बाकी जो बच रहे हैं ना वो रविवारों की छुट्टी है, ये तो बोला है हमसे। तो दोस्तों सीधी सी बात है, एक ईयर होता है, उसमें सबसे छोटा महीना कौन सा होता है? सबसे छोटा महीना होता है, पहली बात तो फरवरी होता है। अब अगर फरवरी 28 दिन की हुए, बेसिक हम 28 दिन की मानेंगे यहाँ पे, इसमें क्या है दोस्तों? 4 संडे आएंगे, तो आएंगे जो 4 संडे आएंगे पहली बात तो, और 4 ही क्या आएंगे दोस्तों? सैटरडे आएंगे, ये तो आपको पता है, क्योंकि 4 सप्ताह होंगे ना, तो 4 संडे 4। अब क्या कहा है? दूसरा और चौथा शनिवार, तो भाई 2 तो शनिवारों की छुट्टी मांग रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है सभी रविवारों को केवल अवकाश माना जाता है। सभी रविवार तो यहाँ भाई 4 रविवार हो जाएंगे ना 28 दिन में, हाँ तो 4 रविवार हो गए, ठीक है। अगर 2 शनिवार हो गए 4 रविवार हो गए, तो दोस्तों 2 शनिवार और 4 रविवार तो ये हो गए 6 दिन, तो ये हो गए ना, यही तो बोला हमसे। अब भाई अगर वो 28 दिन का महीना है, अगर 6 दिन की उसमें छुट्टी आ रही है, तो काम कितने दिन करेगा? तो 22 दिन करेगा ना, तो बस इसका आंसर आ गया बी, 22 दिन। तो दोस्तों कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में बोला था भाई कार्यालय में दूसरा और चौथा शनिवार काम नहीं कर रहे, और इससे अलावा 4 संडे का भी काम नहीं कर रहे, मतलब 4 नहीं लिखा, केवल अवकाश संडे को माना है इसके अलावा। तो भाई अगर 28 दिन का महीना है फरवरी में 4 आपको पता है सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं, मतलब 4 संडे तो हैं, और हमसे बोला है शनिवार है ना, वो 2 शनिवार की छुट्टी, एक शनिवार दूसरा वाला एक चौथे वाले। तो भाई अगर 4 संडे की छुट्टी है, अगर आप देख लो, अगर आप इस बात को जानिए, अगर 4 संडे की छुट्टी है और 2 शनिवार की छुट्टी है, तो टोटल कितने दिन हो गए? 6 दिन। अगर 6 दिन की छुट्टी है, 28 दिन में से 6 दिन चल जाएंगे, तो बचे कितने? 22 दिन। तो 22 दिन उसका कार्य है, 22 दिन वो काम कर रहा है कार्यालय में, ठीक है। तो वो उसके कार्य के जो दिवस हैं दोस्तों, वो संभव रूप से उसका आंसर आ जाएगा बी। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। तो नॉर्मल क्वेश्चन, आप लॉजिक लगाएंगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि ऐसी कोई नीति है कि किसी समुदाय की 1/3 जो आबादी है प्रति वर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो 6वें वर्ष के बाद उस समुदाय की शेष बची हुई आबादी क्या होगी यदि अवधि के दौरान जनसंख्या आगे और कोई वृद्धि ना हो? अब माना कि जनसंख्या शेष जो बची है ना उसकी आबादी मान ले 1। अब कह रहा है 1 में से 1/3 जा रही है छोड़ के, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/3 बचा। भाई आप ये लेंगे 3, ये ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 - 1 बराबर 2/3। अब 2/3 बच रही है, ये हमसे बोला है, और वो कितनी बात कर रहा है? 6 वर्ष के बाद। अगर 2/3 बच रही है तो 2/3 का
ये 6 इसकी घात आ जाएगी। अगर 6 घात आई तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 और 6, ये तो 2 2 का हो गया। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ये हो गया 6। अगर ये दोनों 6 6 हो गए, इनकी घात देखी तो ये होता है 6, 2 की घात 6 का मतलब 64, और इसका होता है 3 की घात का 729। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर आ गया जनसंख्या का 64/729वां भाग शेष बचेगा। ये तो पूछा ना, तो यही पूछा है बस। इसका आंसर आ गया दोस्तों डी। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था भाई। अगर 1/3 जा रही है तो बच रही कितनी, 2/3 तो बच रही है। अब वो 6 साल की बात कर रहा है, 2/3 का 6 क्यों कर देंगे, उसकी घात लगा देंगे, तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 64/729। तो इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन ज़्यादा टफ वाली चीज़ थोड़ी, जनसंख्या वाला क्वेश्चन दे दिया हमको। उसी प्रकार दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेशक। आप एक बार क्वेश्चन को पहले तो आप देखिए वीडियो, उसके बाद आप सॉल्व करिए, फिर समझ में आए तो फिर दोबारा देखिए, अब फिर ना आए तो हमसे फिर से पूछिए इसको, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप पहले ये चीज़ बता दीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया, ये तरीका समझ नहीं आया, हम दूसरे तरीके से बताएंगे अगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान की 4 परीक्षाएं 4 क्रमिक दिवसों पर की जानी थी, किंतु आवश्यक नहीं कि परीक्षा इसी क्रम में हो। भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस दिन से पहले की गई जिस जीव विज्ञान के बाद किया गया था। उस दिन से पहले की गई जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया, ठीक है। रासायनिक विज्ञान की परीक्षा 2 परीक्षाओं किए जाने के ठीक बाद की गई, तो किसकी परीक्षा अंत में की गई। फर्स्ट केस क्या होता है, इसमें 2 केस बनेंगे दोस्तों। पहली बात कह रहा है भाई भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, सॉरी, भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस दिन से पहले की जानी थी जिस दिन जीव विज्ञान के बाद की जानी थी। मतलब भौतिक विज्ञान की बात यहाँ है, फिजिक्स की वो है ना, वो बायो से पहले। एक बात तो ये होगी, अगर बायो से पहले है, आगे क्या कह रहा है, ठीक है। रसायन विज्ञान की परीक्षा 2 परीक्षाओं के किए जाने के ठीक बाद है, तो भाई फिजिक्स होगी, बायो होगी, तो बची क्या, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री हो गई। अगर केमिस्ट्री हो गई तो बची कौन सी, मैथ, तो बस मैथ हो गई। एक बात तो ये। सेकंड केस क्या होता है दोस्तों, 2 केस बनेंगे इसमें, तो एक तो ये हो गई। दूसरी सिचुएशन क्या कह रही है, बहुत इसमें देखो, रासायनिक विज्ञान की 2 परीक्षाओं किए जाने के बाद की गई थी, तो भाई बायोलॉजी मान ली पहले हमने, ठीक है। बायोलॉजी के बाद हमने फिजिक्स मान लिया, ठीक है। अब बायोलॉजी की 2 परीक्षा के बाद देख लो भाई, 2 परीक्षा होगी तो ये बाद होगी केमिस्ट्री। अब बची कौन सी दोस्तों, फिर से मैथ बची है बस। अब पहले वाले केस से इसका आंसर आता है। वैसे हमसे पूछा है किसकी परीक्षा सबसे अंत में हुई, तो भाई मैथ की परीक्षा है ना, वो सबसे लास्ट में हुई है, तो इस प्रकार इसका आंसर है सी। पहले हमने जो सिचुएशन दे रखी थी कि भाई क्या दे रखी थी कि भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस दिन से पहले की गई जो जीव विज्ञान के बाद की गई। जीव विज्ञान हमने ये मान लिया, तो इससे पहले फिजिक्स की कर ली, उसके बाद केमिस्ट्री कर ली, क्योंकि केमिस्ट्री की जब की गई, जब केमिस्ट्री से पहले 2 उनकी की गई जब परीक्षा, तो फिजिक्स और बायो की, जब उसके बाद केमिस्ट्री की। मैथ इसमें लास्ट में, मैथ इसमें भी लास्ट में, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों मैथ। मैथ की परीक्षा सबसे लास्ट में की गई थी, बस ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन आप उनको समझे तब। आपने बिना समझे क्वेश्चन किए तो गलत होने की संभावना 100% होती है। और 100% क्या, गलत होने की संभावना जब तक रहेगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और फिर कन्फ्यूजन बना रहेगा, अच्छा ये तरीका हो सकता है, ये तरीका हो सकता है। ऐसे नहीं दोस्तों, आप प्रैक्टिस कीजिए दबा के, जितना हो सके। मैथ, रीजनिंग वाले कोई भी चीज़ देखो, आप बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। एक दिन में आप मतलब ज्ञानी नहीं बन जाएंगे, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी की आय का योग सी और डी की सम्मिलित आय से अधिक है। क्या बोला है, ए प्लस बी की आय का योग सम्मिलित सी और डी से अधिक है। पहली सिचुएशन तो ये होगी, पहला समीकरण। दूसरी बात क्या बोला है, ए और सी की आय का योग बी और डी की सम्मिलित आय के बराबर है। ए प्लस सी बराबर
ए प्लस सी बराबर बी प्लस डी, ये बराबर है, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी क्या करिए, इसके अतिरिक्त ए की आय बी और डी की सम्मिलित आय का आधा है। ए की जो आय है दोस्तों, ये आधा है बी और डी से, ये डी से आधा है तो इधर ये चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर बी प्लस डी। ये तीसरा समीकरण हो गया तीसरा समीकरण। बस अब सॉल्व हो जाएगा। पूछा क्या हमसे, सर्वाधिक आय किसकी है, ये पहला समीकरण दूसरा समीकरण। अब 2 और 3 समीकरणों एक साथ लीजिए आप, 2 और 3 को लेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों ये 2a है ना, ये किसकी जगह है, बी डी की जगह। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 वाले को देखते हैं, तो ए सी बराबर ये बी डी की जगह हमने क्या कर दिया दोस्तों, देख लो आप, ये बी डी है ना, ये यहाँ देखा हमने, तो हमने यहाँ की इसकी जगह हमने 2a रख दिया। ये जो ये बी डी है, यहाँ हमने 2a रख दिया क्योंकि इसके बराबर है। तो देखते हैं हम, सी बराबर ए, पहली कंडीशन तो ये हो गई, इक्वल हो गया इसका। फिर क्या करते हैं, हम एक को देखते हैं। अब देखो, आप देखो यहाँ से आराम से देखिए, एक ऑप्शन को देखिए दोस्तों, अगर सी ए के बराबर है, यहाँ ए रहा यहाँ सी रहा, अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों, बी जो है वो डी से बड़ा है। अगर सी ए के बराबर है, यहाँ देख लिया हमने सिचुएशन, तो क्या है, बी डी से बड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी से बड़ा है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है कि भाई सबसे बड़ा कौन है, यहाँ ए इसके बराबर है, बी डी से बड़ा है, तो भाई बी सबसे ही बड़ा होगा ना, तो बी आंसर है इसका। देखो हमको कंडीशन दे रहा है कि ए प्लस बी की आयु सी प्लस डी की आयु के बड़ी है, तो हमने किया थी पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। जब हमारे 2a बराबर बी डी बचा, तो बी डी का मान हमने समीकरण इसमें देखा, तो यहाँ इसकी जगह इसका मान रख दिया, 2a रख दिया। जैसे हमने 2a रखा, ए सी बराबर 2a रखा, तो सी और ए बराबर हो गए। फिर हमने एक समीकरण को खोला, अगर ए सी के बराबर है तो बी डी से बड़ा ही तो होगा, तो यही सिचुएशन थी। इस प्रकार है दोस्तों, इसका आंसर आ गया बी। समीकरण वाले क्वेश्चन, आप समीकरण वाले क्वेश्चन आपने किए होंगे तो आराम समझ में आ गया भाई, उसमें बोला ऐसे हमने किया है, हमने कोई अलग से थोड़ी किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, कथन दे रखा है, अच्छा स्वर एक नैसर्गिक प्रतिभा है, ठीक है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में उन्नति और श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। ये बात कही है इसमें, का निष्कर्ष क्या दे रखा है, नैसर्गिक प्रतिभा को प्रशिक्षण और देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं कही गई है भाई, ज़रूरी नहीं है, तो ये गलत। किसी का स्वर अच्छा न होने पर उसे अभ्यास करते रहना चाहिए, ये भी बात सही नहीं है क्योंकि इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये भी गलत। अगर दोनों ही गलत है तो इस ऑप्शन डी को देखिए आप, ना कथन 1 और ना कथन 2, ये इसका आंसर आएगा। इनको मत देखिए यहाँ, क्योंकि सीधा ही दे रहा है ना, इसमें दोनों गलत होते हैं। लास्ट ऑप्शन देखा हमने, ना 1 और ना ही 2, दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन 2021 और 22 में भी आया था, ऐसा ही कैसा क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, आप क्लियर कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, बिल्कुल आते हैं दोस्तों। क्या बोला है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बस आपको क्वेश्चन का तरीका आना चाहिए। आपने क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन को आराम से हैंडल करेंगे, ये तो है बात। ठीक है, भिन्न ऊंचाई की 3 खंभे हैं XYZ और 3 मकड़ियां ABC, क्रम से इन खंभों को एक ही समय पर चढ़ना शुरू किया। एक प्रयास में A X पर 6 मीटर चढ़ती है और किंतु A सेंटीमीटर फिसल जाती है, 6 चढ़े 1 गिर जाती है। B Y को 7 मीटर चढ़ती है, 3 मीटर फिसल जाती है। C Z का 6.5 चढ़ती है किंतु 2 सेंटीमीटर गिर जाती है या फिसल जाती है। यदि उनमें से प्रत्येक मकड़ी की खंभे के शीर्ष तक पहुंचने के लिए 40 प्रयास करती है तो सबसे छोटे खंभे की ऊंचाई क्या है। तो देखो दोस्तों, ये X है, ये Y है और ये Z है। ये एक A मकड़ी है, ये B मकड़ी है, C मकड़ी। बोला क्या है दोस्तों कि वो जब A वाली चढ़ती है ना, 6 चढ़ती है, देखो A वाली 6 चढ़ती है और 1 फिसलती है, मतलब वो 5 सेंटीमीटर चढ़ पाती है। ठीक है, इसी प्रकार भी देखते हैं,
भाई वो 7 चढ़ रही है, 3 माइनस हो रही है, तो वो कितनी चल रही है, 4 सेंटीमीटर चढ़ रही है। सी देखते हैं दोस्तों, 6.5 चढ़ती है, 2 फिर माइनस होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4.5 सेंटीमीटर, ये तो हुआ। अब बोला क्या है 40 प्रयास में। अब दोस्तों पहली बात, 39 तक तो वो चढ़ रही है, फिसल रही है, लेकिन जब 40 में करेगी तो फिसलेगी नहीं, सीधे ही पहुंच जाएगी अपने लक्ष्य पर। तो हम 39 काउंट करेंगे इसमें से। तो ये देखो 40 प्रयास थे, लेकिन 40वें प्रयास में तो वो पूरी तरह से चढ़ जाएगी ना। हम क्या करते हैं दोस्तों, 39 लेते हैं, 39 लिया, ठीक है, 39 प्रयास लिए। अब देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, 39 प्रयास लिया। अब देखो ए का देखते हैं हम, ए का देखते हैं पहले। भाई वो 5 सेंटीमीटर चढ़ी, ठीक है, तो हम ए का लेते हैं अलग से। ए का लिया, 5 सेंटीमीटर चढ़ी, 39 × 5, 39 क्यों लिया, क्योंकि 40वें पे तो चढ़ेगा ही नहीं, पूरी तरह से प्रयास हो जाएगा। × 5 किया, क्योंकि 6 चढ़ी, एक गिरी, तो मतलब 5 सेंटीमीटर चढ़ी, प्लस 1 × 6 किया। एक क्यों किया है, 40 में वो पूरी तरह से चढ़ जाएगी, इसलिए एक पूरा किया हमने। ये किया दोस्तों, तो ये हमने किया जब ये आया 201, जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 201 सेंटीमीटर। अगला बी देखेंगे दोस्तों, अब वो कितने चढ़ पा रही है, 4 सेंटीमीटर चढ़ पाई है। वही 39 × 4 प्लस टोटल कितनी चढ़ पाई है, 7, 1 × 7 करेंगे, ये आएगा दोस्तों कितना, 163 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सी करेंगे दोस्तों, 4.5 × 39 प्लस 2 × 6 5, ये हम जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 182 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये हमने ए का लिया है, ठीक है, ये हमने लिया ए का, ये हमने लिया बी का, और ये लिया है नीचे वाला सी का। ए का 39 × 5 इसलिए किया क्योंकि 5 सेंटीमीटर चढ़ पा रही है। ए का 1 × 6 इसलिए किया क्योंकि वो लास्ट का जो 40वां चक्कर है वो फुल पे, उस पर वो चढ़ जाएगी मकड़ी। उसी प्रकार हमने बी का लिया, उसी प्रकार सी का लिया, और इसी प्रकार ए बी सी तीनों का लिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमसे पूछा क्या है, पूछा यह है क्वेश्चन में कि सबसे छोटे खंभे की ऊंचाई कितनी है। भाई अगर इसकी 201 सेंटीमीटर है, इसकी 163 सेंटीमीटर है, और इसकी 182 मीटर है, तो सबसे छोटी कौन सा हुआ, सबसे छोटा बी वाला है, तो बी वाला इसका आंसर आ गया दोस्तों, 163। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप अगर लॉजिक क्वेश्चन आप समझ गए तो आप क्वेश्चन को आराम से हल करेंगे दोस्तों। क्योंकि भाई 39 पे चढ़ रही है, तब तो गिर रही है, चढ़ रही है गिर रही है, तो गिरनी है, और मैं से उसमें घटा लिया, और 40 पे तो उसको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा ना, वो पूरी तरह से चढ़ पाएगी ना वहाँ सब। बस यही क्वेश्चन का आंसर है, इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 70 नंबर का, 17 नंबर का। क्या कह रहा है, अधिकार नागरिक के वास्तविक विकास के लिए अपरिहार्य सामाजिक कल्याण की कुछ हितधारी क्या है दोस्तों, दशाएं हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारों की सही व्याख्या है, ठीक है। अधिकारों का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत कल्याण है। अरे व्यक्तिगत कल्याण तो नहीं है दोस्तों, अभी हाँ हमसे बोला था सामाजिक कल्याण, तो व्यक्तित्व वाला तो गलत हुआ पहली बात। अधिकारों का उद्देश्य केवल सामाजिक कल्याण, केवल तो नहीं है, ये भी गलत। अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण है, दोनों है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, देख लो, सामाजिक कल्याण की कुछ हितकारी दशाएं। हाँ तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, सामाजिक कल्याण और व्यक्ति कल्याण दोनों की, ये सी वाला सही है। अगला देखते हैं ऑप्शन सी का, अधिकारों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण के बिना व्यक्तिगत कल्याण है, ये भी गलत है दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर आया सी, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 52 विद्यार्थियों की कक्षा है और कक्षा में 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अगर टोटल जो है टोटल पास निकाल रहे हैं, अगर 52 विद्यार्थी, अगर उनमें से 15 फेल हो गए तो बचे कितने, 37 पास हो गए। 37 बच्चे ना वो पास हो गए, ये तो बोला हमसे 52 में से 15 फेल हो गए, तो इसका मतलब 37 बचे। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम हटाने के बाद योग्यता क्रम के एक सूची बनाई गई, जिसमें रमेश का स्थान ऊपर से 22वां था, तो नीचे से कितना हुआ, यही तो कहा है। तो ये टोटल हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, ये रमेश कहीं यहाँ पे 22 में आगे से, ये रमेश था। अब बोला है दोस्तों
इधर से पीछे से कितना होगा ये? रमेश से पहले भाई 21 तो होंगे, ये बात तो आपको पता है। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? पास हुए हैं 37, 37 माइनस क्या करेंगे 22 प्लस 1 करेंगे, 37 माइनस 22 प्लस 1 करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा दोस्तों 16, 16वां स्थान है उसका। एक हमने इसलिए किया है क्योंकि रमेश को भी गिन रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम एक मतलब प्लस 22, देखो सीधी सी बात है जब हम 37 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचा, 5 1 ये बचा, प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो हमसे बोला पीछे से, तो 37 तो टोटल थे, माइनस हमने 22 किए रमेश के, प्लस 1 और किया, तो ये आएगा दोस्तों 16। तो उसका आंसर आया 16वां स्थान है उसका। रमेश का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो रमेश का 16वां स्थान है, सी आंसर है दोस्तों। बस ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला देखते हैं दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है a पुत्र b का, ठीक है। a माइनस बी का अर्थ है a पुत्री है, सॉरी पत्नी है, a पत्नी है b की, ठीक है। व्यंजक दे रखे हैं p प्लस आर, p प्लस आर का मतलब है यहाँ पे देखो, a प्लस बी का मतलब a पुत्र था p का, p प्लस आर का मतलब है a, p जो है पुत्र है आर का, आर की जेंडर नहीं दे रखी, पुत्र है, पुत्र हमने त्रिभुज में डाल रखा है, ट्रायंगल में। फिर कह रहा है ए माइनस बी का अर्थ होता है ए पत्नी है बी की, तो यहाँ देखा हमने आर माइनस क्यू का मतलब है आर पत्नी है, सॉरी आर पत्नी है क्यू की, तो आर जो है पत्नी होगी, पत्नी को सर्कल में लेंगे, और क्यू हो गया, क्यू ये इसका हस्बैंड हो गया, बस बन गया। क्यू पी का पुत्र है, क्यू देखते हैं पी, क्यू पुत्र पी का, गलत बात, ये बल्कि तो पिता है इसका। क्यू पी की पत्नी है, क्यू पी की पत्नी तो इसकी माता है, गलत। क्यू पी का पिता है, हाँ क्यू जो है पी का पिता है, ये बात बिल्कुल सही है। देख लो वो जो बना है ये रिलेशन वाला, तो बस इसी का आंसर आ गया दोस्तों, ये इसका आंसर आ गया, बस सी, इसका आंसर सी आ गया। जैसे हमको इन्फॉर्मेशन दी, हमने जमाया, इन्फॉर्मेशन का उसका आंसर आ गया, इसका सी हो गया, इसका सी आंसर हो गया। अगला देखते हैं, गोपाल ने एक सेल फोन खरीदा और उसे 100 पर सॉरी गोपाल ने एक सेल फोन खरीदा और उसे 10% लाभ को लेकर राम को बेच दिया। भाई यहाँ कोई गोपाल है, इसने क्या किया, 100 रुपये में खरीदा, 10% का लाभ लिया, 110 में बेच दिया, ठीक है, राम को। फिर राम ने क्या किया, उसे वापस गोपाल को फिर से बेच दिया, और उसे क्या हुआ, 10% का लॉस हो गया। अब 110 का 10% क्या होता है, 11, 100% का 10% कितना हो, 11, तो मतलब 99 में। अब पूछा क्या है हमसे, यदि गोपाल इसके सहमत है तो उस स्थिति में क्या होगी, स्थिति होगी पहले गोपाल 100 रुपये में कोई चीज़ थी, उसे 10% का लाभ पे बेच रहा है, तो ये हो गया 110, और फिर वो गोपाल को फिर से वापस कर रहा है, तो वो 99। और गोपाल की स्थिति इसमें क्या होगी दोस्तों, गोपाल जो है ये 100 का, एक का जो डिफरेंस है ना दोस्तों, ये 100 की चीज़ है, ये 99 मिल गई उसे, तो 1% का लाभ हुआ है उसे, 1% का लाभ हुआ है यहाँ पे, तो 1% का लाभ आया, सी। इस प्रकार इसका आंसर आ गया सी। भाई 100 की चीज़ ही 10% लाभ, 110 की बेच दी राम को, राम ने फिर वो 90% मतलब 10% हानि में बेची 99 में। अब ये स्थिति में पूछा है कि गोपाल को फिर क्या हुआ, ये पूरा टोटल है इसमें, भाई 100 रुपये की चीज़ है, फिर उसको 99 बेच दी, तो मतलब 1 रुपये की तो लाभ ही हुआ है ना, 99 मिल गई उसको 100 की चीज़, यही आंसर है इसका सी। देख लो दोस्तों। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब जो आगे के मैथ रीजनिंग वाले क्वेश्चन है वो 28 से शायद स्टार्ट, पहले ये वाला कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है 28, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट आगे क्वेश्चन। तो दोस्तों इनको स्टार्ट करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई, मान लीजिए कि 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 kg है, मान लिया, ठीक है, ये दे दिया 9 पर्सन का औसत एवरेज है वजन 50 kg, तो टोटल कितना हो जाएगा,
टोटल हो जाएगा 9 से मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा 450 kg। प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 45 किलो। प्रथम 5 है पर्सन है, इनका है 45 kg। तो टोटल 5 को कितना हो जाएगा, टोटल 5 पर्सन का हो जाएगा दोस्तों 45 × 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 225 kg। 5 का आया ये, तो दूसरा कलर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फिर कह रहा है अंतिम 5 का औसत वजन 55 है। तो अंतिम का कितना दे रखा है, अंतिम 5 पर्सन का 55 है। टोटल कितना होगा 5 पर्सन का अंतिम वाले का, 55 × 5, ये हो गया दोस्तों 275 kg। अब पूछा क्या है हमसे, पूछा ये है दोस्तों 5वें व्यक्ति का औसत वजन कितना हुआ। देखो ये पहली बात तो प्रथम 5 पर्सन प्लस अंतिम 5 पर्सन माइनस 9 पर्सन का, जो प्रथम 9 थे ना, दे रखा था 9 थे, ये 9 व्यक्तियों से, कलर फिर से चेंज करते हैं, 9 व्यक्तियों का n में से घटा देना है। ठीक है, अगर प्रथम 5 का देखते हैं तो प्रथम 5 का दे रखा टोटल दोस्तों 225 प्लस अंतिम का दे रखा 275, ये जोड़ा माइनस में हमने माइनस किया दोस्तों ये वाला 450, प्रथम 9 का जो 9 का दे रखा था 450, ये हमने जोड़ा, ये जब जोड़ा तो 5 से आया, इसमें से 450 गया तो 50 kg का है वो। 5 व्यक्ति हैं दोस्तों, वो 50 kg का है। इसका आंसर सी आया। भाई पहले का दे रखा है, प्रथम 9 का दे रखा है पहले वजन, फिर औसत निकाला हमने, औसत वजन इसका तो 450 हुआ। फिर क्या बोला, प्रथम 5 का औसत दे रखा है 45 और टोटल इनका हो गया 45 × 5 किया तो 225। इसी प्रकार 5 अंतिम का दे रखा है 55, उसका जब हमने मल्टीपल किया 275। हमसे पूछा है कि भाई वो 5 व्यक्ति था ना, उसकी औसत जो वजन है उस व्यक्ति का वजन कितना है। अरे भाई अगर 5 पहले के 5 बाद के दोनों का वजन जुड़ जाएगा, उसमें से 9 के घट जाएंगे तो बचेगा बंदा बीच का जो है, एक बचा बंदा है वो 5वां नंबर का ही बंदा है। उसका आंसर आया दोस्तों 50 kg। बस इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन में जैसे हमको बोला है दोस्तों वैसे ही करना है, अलग से इसमें हमको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन जैसे बताता है क्वेश्चन के अनुसार हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आ गया इसका। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 29 वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 29 क्वेश्चन कह रहा है कि 6 स्त्रियों के एक समूह में 4 टेनिस की खिलाड़ी हैं, 4 समाजशास्त्री में स्नातक है, एक वाणिज्य में स्नातक है, 3 बैंक कर्मचारी है। बिमला और कमला बैंक कर्मचारी है जबकि अमला और कोमला बेरोजगार है। कोमला और निर्मला टेनिस की खिलाड़ी से है। अमला कमला कोमला और निर्मला समाजशास्त्र की स्नातक हैं। इनमें से 2 कर्मचारी है बैंक के। यदि श्यामला वाणिज्य के स्नातक है तो इनमें से कौन सी टेनिस खिलाड़ी जो होगी वो बैंक कर्मचारी भी होगी। ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। देखो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, इसमें वो टेबल वाला सीन बनेगा। टेबल आप बनाओ, हाँ 2-3 मिनट जाएंगे दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे जाएंगे, वो उससे भी कम टाइम में हो जाएगा। बोला है 6 व्यक्ति, पहले हम लिख लेते हैं टेनिस, सोशोलॉजी, कॉमर्स और बैंक में। पहले तो ये लिख देते हैं, फिर इनका ये तो लिख दिया, ये हमने टेबल बना रहे हैं। इनका फिर नाम लिखते हैं, ये बिमला है, ये कमला है, ये अमला है और ये कोमला है। और अगला कौन सा है दोस्तों, कोमले के बाद ये निर्मला है और ये श्यामला है। ये दे रखा है जो, ये हमने टेबल बना ली पहले तो ऐसे करके इसमें सबके। ठीक है, हमने अब दूसरा कलर लेते हैं, जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया उसी के हिसाब से इसमें लिख लेते हैं। ठीक है,
पहला क्या दे रखा है, 4 टेनिस खिलाड़ी हैं, अच्छा ये दे रखा ठीक है, एक वाणिज्य स्नातक है। अब कह रहा है 3 बैंक कर्मचारी। अब बोला क्या है, पहली लाइन देखो, बिमला और कमला बैंक कर्मचारी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, बिमला के और कमला, देखिए दे रखा है इसमें, बिमला और कमला बैंक कर्मचारी। तो देखो बिमला के सामने बैंक कर्मचारी के आगे चिन्ह लगा दीजिए और कमला के सामने भी चिन्ह लगा दीजिए, पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। जबकि अमला और कोमला बेरोजगार है, अमला और कोमला का है, ये रही भाई अमला खा गई, ये अमला रही, अमला और कोमला ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, बैंक कर्मचारी नहीं है। अमला और कोमला ये दोनों बैंक कर्मचारी नहीं है, यहाँ लिख देना है बैंक और यहाँ लिख देना है बैंक, ये कर्मचारी नहीं है, ये क्रॉस कर देना है, ठीक है, ऐसे दे दिया। जबकि अमला और कोमला बेरोजगार है, सॉरी कर्मचारी हैं, जबकि अमला और कोमला बेरोजगार है। बेरोजगार है तो भाई वो बैंक कर्मचारी तो नहीं हो सकती, एक तो ये क्रॉस कर दिया। कोमला और निर्मला टेनिस की खिलाड़ी है, कोमला कोमला और निर्मला ये टेनिस की खिलाड़ी है, टेनिस के सामने इसको चिन्ह लगा दिया, पहले ये लिखता हूँ, टेनिस के सामने कोमला और ये हो गया निर्मला, इनके सामने लगा दिया, ये टेनिस की खिलाड़ी है। अमला कमला कोमला निर्मला समस्तार्थ किस नजकार है, कौन कौन है, एक तो है दोस्तों अमला, एक है कमला, अमला कमला और कोमला, कोमला के बाद निर्मला, ये तो समाजशास्त्र की स्नातकार की है इसने, जिसमें से ये दे रखा है देखो दोस्तों, जिसमें से 2 बैंक कर्मचारी हैं, 2 बैंक कर्मचारी, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, बिमला, क्योंकि ये तो हो नहीं सकती, अमला और कोमला तो नहीं हो सकती, पहले ही बोला है ये स्नातकार है, तो कौन सी होगी फिर बैंक कर्मचारी, बैंक कर्मचारी होगी भाई निर्मला, बची हुई जो है निर्मला बैंक कर्मचारी है, ठीक है। ये हमको कंडीशन दी, उसके हिसाब से जमा लिया। आगे क्या कह रहा है, यदि श्यामला वाणिज्य में स्नातक है, श्यामला जो है ये किस में है, वाणिज्य में, वाणिज्य के सामने चिन्ह लगा दिया, तो इनमें से टेनिस की खिलाड़ी और बैंक कर्मचारी कौन है, दोनों होने चाहिए, एक तो टेनिस की खिलाड़ी हो और बैंक कर्मचारी हो, तो ये निर्मला है ना, ये टेनिस की खिलाड़ी भी है और बैंक कर्मचारी भी है, तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा दोस्तों सी निर्मला। देखो टेबल बनाई हमने, टेबल में जो कंडीशन दे रखी थी उसी के हिसाब से हमने जमाया है। आप अगर समझ में ना आया तो आप बैक करके फिर से पॉज करके फिर से देखिए इस वीडियो को, उसके हिसाब से हमने टेबल बनाई, उसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। तो सी इसका आंसर दोस्तों निर्मला है, जिसने टेनिस की खिलाड़ी भी है और कर्मचारी भी है बैंक का, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों सी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, हाँ ये, लेकिन आप अगर क्वेश्चन का क्या बोलते हैं प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बहुत टफ लगेंगे दोस्तों। अब जो आने वाला क्वेश्चन है इसके लिए अलग से स्लाइड खोलनी पड़ेगी हमको, समझाने के लिए बिल्कुल अलग स्लाइड खोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, और समझाने के लिए बता रहा हूँ ये क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आपने मैथ वाला पार्ट पढ़ा है तो ही करना है, क्योंकि अगर इसमें एक चीज़ गलत हो गई तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है दोस्तों। देखो देखने में बड़ा सीधा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन आप सॉल्यूशन करेंगे इसका तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन है क्या क्या कह रहा है। पहली बात, पी बराबर दे रखा है A+40% प्लस बी बराबर दे रखा है 65%, क्यू बराबर दे रखा है A+50% और बी प्लस पी बी का 50%, ए बी से बड़ा है। पहली चीज़ दे रखी है इसमें कंडीशन कि भाई ए है ना बी से बड़ा है। फर्स्ट केस में क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, ए मान लेते हैं हम, ए बराबर 100 बी बराबर 99, ये हमने फर्स्ट केस में माना। तो P बराबर ए का मान हमने कितना 100, 100 का 40% प्लस बी की जगह हमने माना 99, 99 का 65% बराबर, देख लो आप, ये हमने करेंगे तो 40% होगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो गुणा बुरा कुछ भी करेंगे, इसके बाद आएगा 64.35, ये आ गया कितना दोस्तों 104.35, ये तो P का मान है जब हमने ये रखा है जब। अब दोस्तों क्या करना है, ये तो P का मान आ गया, Q का करेंगे जब, ये Q कर देते हैं, उसी प्रकार Q का 100 का
50%, क्योंकि 100 माना है ये हमने, प्लस 99 का 50%। ठीक है, बी में कर रहा हूँ, बी वाला दे रखा है ना, बी का मान, सॉरी ये क्यू का मान दे रखा है ना, ये किया हमने। ठीक है, ये किया हमने, तो ये हो जाएगा इसका 50% 50, प्लस इसका करेंगे तो हम 49.5%, ये हो गया 99.5%। अब देखो आप यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ पी का मान आया है 104.35%, और ये आया 99.5%। यहाँ क्या चीज़ आ रही है, पी बड़ा है क्यू से, यहाँ तो ये एक चीज़ आई है। लेकिन हम जब सेकंड केस पर पहुँचेंगे दोस्तों, तो हम पाएंगे ये अलग आएगा। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है क्योंकि ये तो बड़ा ही है, फिर भी ए का मान माना फिर हमने सेकंड केस में 100, और बी का मान माना दोस्तों 50। फिर वो ये पी बराबर 100 × 40 प्लस 50 × 65%। ये देखा हमने जो 40 प्लस ये करेंगे जब 32.5 बराबर ही होगा 72.5%। इसी प्रकार हम क्यू को निकालेंगे, तो 100 × 50 माना, तो 100 ये का मान है, 50 उसका, इसका 50 × 50 किया, ये हो गया दोस्तों कितना 50, और ये हो गया 25, कितना हो जाएगा 75। यहाँ पे क्या पाया हमने, यहाँ पी छोटा है, यहाँ पे पी छोटा है क्यू से। ठीक है, ये कंडीशन होगी दूसरी वाला केस। अगर हम तीसरा केस लेंगे सी का, तीसरा केस ले रहे हैं थर्ड केस दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को पहली बात तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टाइम लेंगे। अब देख रहे हो आप इतना टाइम लग गया इसमें, पर आपको समझाने के लिए ज़रूरी दोस्तों, ये ए का मान मान ला 150 और बी का मान लिया 100, मान रहे हैं हम इस प्रकार। देखो पी का बराबर माना 150 × 40%, फिर इधर माना हमने 100 × 65%। जब हमने किया ये तो हो गया 60, ये हो गया 65, ये कितना हो गया 125। इसी प्रकार हमने क्यू को किया 50 × 50% प्लस, सॉरी 150 है 50 नहीं, ये 150 × 50% प्लस 100 × 50%। तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 75, ये आ गया 50, ये कितना हो गया 125। यहाँ क्या चीज़ आ गई, यहाँ पी और क्यू बराबर आ गई। तो कहने का मतलब ये क्या है, इसमें कहने का मतलब ये है हर कंडीशन में इसमें बराबर आ रहा है, इसमें पी इसमें से छोटा आ रहा है, इसमें पी जो है बड़ा आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है पी क्यू से बड़ा हो सकता है, क्यू पी से बड़ा हो सकता है, पी क्यू से बराबर भी हो सकता है। तो हम ये बात निश्चित नहीं कह सकते दोस्तों कि ये बड़ा ही होगा। ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा डी। एक चीज़ फुलफिल नहीं हो रही, तो इस प्रकार इसका आंसर है डी। ये जो मैंने आपको इतना बड़ा बताया ना, फर्स्ट केस सेकंड केस, ये आप जब देखेंगे ना भाई, पी का मान बड़ा चाहिए, ए का मान बड़ा होना चाहिए बी से, तो हमने कंडीशन रखी, उसके हिसाब से सॉल्व किया है। और ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत लेंगे थे दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत लेते हैं, उतना टाइम होता नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और आप देख लेना फिर से, इस क्वेश्चन को ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखो आराम से देखिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक घड़ी है, वो घड़ी पर 24 घंटे में 2 मिनट धीमा हो जाती है। ठीक है, जबकि दूसरी घड़ी 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। ठीक है, एक विशेष क्षण पर दोनों घड़ियों एक ही समय में दिखाते 24 घंटे में घंटों वाली घड़ी का अनुसरण करें, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई क्या कह रहा है, कह रहा यह है ये कोई घड़ी है 24 घंटे में 2 मिनट तेज से चलती है, तो ये माइनस कर दिया, सॉरी धीमे चलती तो माइनस कर दिया। बी दूसरी घड़ी है 24 घंटे में तेज चल रही है 2 मिनट, ये प्लस कर दिया, दोनों का देखा हमने तो 4 मिनट हो गया। तो 24 घंटे में ये कितना हो गया दोस्तों, ये 4 मिनट का हो गया, 24 घंटे में हो गया। अब बात क्या है दोस्तों, तो एक दिन लिया हमने, एक दिन में अगर 24 घंटे में 4 मिनट ले रही है, तो 60 मिनट का डिफरेंस कब आएगा,
60 मिनट का डिफरेंस निकालेंगे जब हम, तो दोस्तों यह आएगा 1/4 करा हमने 60 से, तो यह आएगा 15 दिन में। वो 60 मिनट का डिफरेंस आएगा, उन दोनों में अंतर आएगा 15 दिन में, क्योंकि 4 मिनट आ रहा है एक दिन में, तो हमने 60 का उसमें 4 में भाग दिया, तो 15 दिन का अंतर आया। हमसे पूछा क्या है कि घड़ी मतलब ये दे रखा है, फिर बोला है हमसे कि भाई 24 दिन में 24 हार्स, इसमें क्या हुआ 24 इंटू हम 15 करेंगे, 15 करके भाई 24 इंटू 15 करेंगे, तो यह आएगा दोस्तों 360 दिन। 360 दिन के बाद एक काम चीज़ होगी कि घड़ी की जो ये है अनुसरण कर रहा है, ये ऐसे ही अनुसरण करेगा, फिर से घड़ी फिर से ऐसे स्टार्ट हो जाएंगी घड़ियाँ। तो क्या आया कि 365 दिन आएंगे इसका, सॉरी 360 दिन होगा। देखो हमसे बोला था 24 घंटे में 2 मिनट आगे चल रही है, दूसरी 2 मिनट बाद में चल रही है, दोनों का अंतर 4 का आया। एक दिन में 4 मिनट का अंतर है, 60 मिनट का डिफरेंस आया 15 दिन में। 15 से हमने मल्टीप्लाई किया 24 से, क्यों किया 24 से, 24 घंटे होते हैं, इसलिए 24 से 15 गुणा किया तो हमने 360 दिन आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इनमें से कौन सी बात सही है, अनुसरण कौन सी करते हैं। 30 दिन में पूरे होने पर दोनों घड़ियाँ फिर से मिलेंगी, बिल्कुल गलत। 90 दिन में पूरे होने पर घड़ी मिलेंगी, नहीं। 120 में भी नहीं, डी आंसर है दोस्तों। 360 दिन होने के बाद मिलेंगी वो घड़ियाँ, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर आया डी। मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया कैसे कैसे आया इसका आंसर, तो ये आंसर इसका डी आ गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर फिर से पूछ लीजिए, फिर से बता देंगे हम आपको, ऐसी बात नहीं है नहीं बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन बड़ा ही एक प्रकार से कह सकते हैं कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो ये क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या दे रखा है, किसी शहर में 12% परिवार एक वर्ष में 30,000 से कम कमाते हैं, 6% परिवार एक वर्ष में 2 लाख से अधिक कमाते हैं, 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं, 990 परिवार जो है एक वर्ष में 3 लाख से 1 लाख के बीच कमाते हैं। कितने परिवार एक वर्ष में 1 लाख से 2 लाख के बीच कमाते हैं। अब देखते हैं, क्वेश्चन तो हमारे पास पहले 1% नहीं पड़ा इसमें, क्वेश्चन देख के हम अजीब लगा। यहाँ पे दे रखा है भाई संख्या दे रखी है परिवारों की, और यहाँ दे रखा है परसेंटेज में, ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, 100% लिया, ये टोटल है। हम लेते हैं एक लकीर डायग्राम। पहली कंडीशन देखते हैं, 12% परिवार 30,000 से अधिक कम कमाते हैं, तो ये लिख दिया हमने 30 के कितना 12%। फिर क्या बोला है, 6% परिवार एक वर्ष में 2 लाख से अधिक कमाते हैं, 2 लाख से अधिक, यहाँ 2 लाख लिख दिया एल, ये कितना हो गया 6%। फिर क्या गया 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं, 1 लाख यहाँ लिख दिया, 1 लाख यहाँ लिख दिया एल लाख, ये कर रहे हैं 22% अधिक। अब हमको 1 लाख से 20 लाख के बीच में टाइम नहीं दिया, बताया नहीं, लेकिन हम देखेंगे कि 22 में से 6 घटाएंगे तो 16% होंगे 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच, ठीक है। आज इसके अलावा क्या दे रखा है, 990 परिवार एक वर्ष में 30,000 से 1 लाख के बीच में। यहाँ है ना, ये 990 परिवार है दोस्तों, 30,000 से कलर चेंज कर लेता हूँ, 30 के का मतलब 1000, लाख के बीच 990 परिवार। तो हम क्या करना है दोस्तों, इसका परसेंटेज निकालना है 20 का, तभी ये परिवारों के बारे में पता चलेगा हमको, ठीक है। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, ये हो रहा है 16 और ये होगा मतलब ये हो रहा है 22%, ठीक है, ये 22% टोटल, ठीक है। अब देखते हैं 100 टोटल था, अगर 100 में से हम 22 प्लस 12 घटा देंगे, 100 माइनस 1 घटा 34, मतलब कितना हुआ 66%। तो 66% है दोस्तों, ये वाला हुआ। अगर 66% का मान दे रखा है 990 है, तो दोस्तों 1% बराबर होगा 9 से 90 अपॉन 66। इसके अलावा क्या होगा, 16% का कितना होगा, तो दोस्तों 990 अपॉन 66 इंटू 16 किया, ये कट गया से 15 बार, और 15 इंटू 16 किया तो यह है 240।
फैमिली कितनी है 240। 16% हमने क्यों माना, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच कितने कमाते हैं, तो 1 लाख से 2 लाख के बीच 16% कमाते हैं। क्योंकि 22 में से हमने 6 घटाए तो ये बचा कितना 16, तो ये वाला 16 भाग है ना, ये 1 लाख से 20 वाले कमा रहे हैं। हमने ये किया 66% का मतलब 990 है, 1% का मतलब 990/66, 16% का से मल्टीपल कर दिया तो 16 का आ गया दोस्तों 240। बी आंसर। इस प्रकार इसका आंसर आ गया बी। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन में आपको पूछा था उसी हिसाब से क्वेश्चन को जमाना था, और आपने अगर डायग्राम बना दिया तो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। बस जैसे जैसे बोला है हमने वैसे वैसे किया है, अलग से कुछ अलग तो किया नहीं था, जैसे बोला था वैसे किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक घड़ी 1 बजे, एक घड़ी थी वो 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे वो क्या करती है 3 बार बजती है। ये मेथड चल रहा है। इसी प्रकार आगे चलकर इसका बजना जारी रहा। यदि 5 बजे इसको बजने में 12 सेकंड लगते हैं तो 10 बजे कितने लगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 5 बजे 12 सेकंड लग रहे हैं इस घड़ी को बजने में, 5 का मतलब 12 सेकंड लग रहे हैं। अब भाई 10 से इस 5 को गुणा करेंगे, 5 × 10 2, तो ये होगा 10। तो 12 को इसी प्रकार हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि दुगुना है ना 5 का 10, 12 का 2 से गुणा किया हमने 24 सेकंड, तो 24 सेकंड लगे दोस्तों। इसका आंसर जाएगा बी। अगर 5 बजे 12 सेकंड हो रहा है तो 10 बजे 24 सेकंड लगेगा उसका टाइम। बस इसका आंसर आ गया, इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिए गए कथन और उससे अनुगमित होने वाले 2 निष्कर्ष विचार कीजिए। निष्कर्ष दे रखा है, इन पर विचार करना है। कह रहा क्या है कोई निष्कर्ष। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। हाँ, बात एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि सुबह की सैर दोस्तों अच्छी हो सकती है, ये तो दे रखा है हमको कथन। अगला क्या दे रखा है दोस्तों कि सभी स्वस्थ लोग का निष्कर्ष में दे रखा है कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर करते हैं, ये बोला है। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, ये तो कथन दे रखा है, और बोला है निष्कर्ष में कि सभी स्वस्थ लोग जो है सुबह की सैर करते हैं। ये जरूरी नहीं, इसके हिसाब से ये बात जरूरी नहीं है कि करते ही हूँ। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुबह की सैर करना अनिवार्य है। अनिवार्य तो है ही नहीं है भाई, बिना स्वस्थ मतलब सैर नहीं कर रहे हो क्या स्वस्थ नहीं है, ये भी बात गलत। इसका आंसर है दोस्तों डी। बस इसका आंसर आ गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में क्या बोला है। 13 2 अंकीय क्रमागत विषम संख्या है, यदि ऐसी 5 संख्याओं का माध्य कितना है 39, तो सभी 13 संख्याओं का औसत कितना होगा। पहली बात तो क्या बोला क्रमागत विषम, 5 का दे रखा है 39, 39 ये हो गया। औसत क्या होता है 20 की संख्या, और ये क्या है दोस्तों, ये विषम संख्या क्रमागत। इससे पहले 37 होगी, इससे पहले कितनी होगी 35 होगी, इसके बाद कितनी होगी 41, उसके बाद 43। तो ये हो गया दोस्तों 5 वाली संख्या दे रखी 5 में, ये हो गया 20 का। बोला है यदि ऐसी 5 संख्याओं का ये दे रखा है माध्य, और हमको 13 के माध्य निकालना है, 5 ही होगी, छठी क्या होगी दोस्तों, आगे बढ़िए 45 47 49 51 53 55 57 59, ये होगी दोस्तों कितनी टोटल 13। तो 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, ये बीच में आ गया। इसी प्रकार 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, और ये 3 हो गई 49 51 53, 3 और 3 6, इधर भी 3 और 3 6, बीच का क्या है 47। तो उसका माध्य आ गया 13 के बीच का जो है, ये माध्य आ गया दोस्तों 47। ये आंसर है इसका। बस इसका आंसर निकल गया ए। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं था, आपने एवरेज पढ़ा होगा, मैथ पढ़ा ही होगा, समांतर मैथ जो पढ़ा है 10th में पढ़ा होगा, तो वही क्वेश्चन था ये। बस इसमें सिचुएशन दे दी भाई, पहले 5 का दे दिया
और एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, बेसमय का समय क्रमागत में। तो 5 का दे रखा 39, तो माध्य बीच का होता है, इसके 2 बाद हो जाएंगी, 2 फिर बाद हो जाएंगी, पहले हो जाएंगी, बीच का आ गया। अब हमने ये बीच का रख दिया यहाँ तक, ये तो 5 संख्या होगी, ऐसे हमको 13 रखनी है और 13 का फिर माध्य निकालना है। आ गया बस 47, ये आंसर है इसका। ये क्वेश्चन फिर डायग्राम से होगा, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन भी डायग्राम से होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी डायग्राम से होगा। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। 6 लड़के ABCDEF ताश का एक खेल खेलते हैं। प्रत्येक के पास ताश के 10 पत्तों का गड्डी है। एफ 2 पत्ते ए को उधार देता है, 5 पत्ते सी को देता है। आगे चलकर सी 3 पत्ते बी को देता है, जबकि बी 6 पत्ते डी को देता है, जो एक पत्ता ई को बढ़ा देता है। अब डी और ई के पास ताश के जितने पत्ते बचे हैं उनमें निम्नलिखित में से किस समूह के पास उपलब्ध हैं? उन पत्तों के बराबर उपलब्ध है। ये देखने में बड़ा कठिन क्वेश्चन था, ये इसको दे रहा है वो उसको। आप फिर से वो बनाइए, फिर से इसे आराम से समझिए। अलग से स्लाइड फिर खोलते हैं हम दोस्तों। ये स्लाइड खोली हमने, ये दोस्तों ये स्लाइड खोलनी है अलग से, ये अलग से खोलनी है, पहले खोल गई थी मेरे से। अब देखो आराम से देखना है, ये 36 नंबर क्वेश्चन, ये भाई ए, ठीक है, इसे थोड़ा और खोल लेता हूँ उधर ताकि आपको समझ में आए दोस्तों। ये थी ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई और ये है एफ। ठीक है, ये हमने ऐसे खोल लिया इसको। ठीक है, ऐसे हमने वो बना ली टेबल। पहली बात तो ये है दोस्तों, पहले सबके पास 10-10 पत्ते थे ताश के, पहली बात कंडीशन। अब देखो आगे क्या होता है, आगे क्या कह रहा है दोस्तों। एफ जो है 2 पत्ते ए से उधार लेता है। किससे लेता है? एफ ए से। ए के तो 2 माइनस हो गए, और किसको देता है? ये 2 इधर देता है एफ को। ठीक है, और 5 पत्ते सी को देता है, और जो एफ है ना ये 5 पत्ते देता है, तो 5 इधर से माइनस हो जाएंगे। किसको देता है? सी को। सी के यहाँ प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये होगी बात। आगे सी 3 पत्ते बी को उधार देता है, ये सी है ना ये माइनस हो जाएगा, और बी 3 पत्ते जुड़ जाएंगे, तो बी को दे रहा है वो, बी को 3 पत्ते देता है, जबकि बी 6 पत्ते डी को देता है। बी 6 पत्ते दे रहा है किसको? डी को, तो डी में जुड़ जाएंगे 6 पत्ते। ठीक है, एक पत्ता ई को बढ़ा देता है। कौन देता है? डी। इसमें से माइनस जाएंगे और ये दे देगा भाई ए को, सॉरी ई को दे देगा, एक आ गया। डी, अच्छा ई को दे दिया। डी और ई के पास ताश के जितने पत्ते बचे हैं वो निम्नलिखित में से किस समूह के पास है? ये सब हो गया। ये कितना हो जाएगा दोस्तों टोटल? 10 में से 2 गए तो 8 बचे, ये हो जाएगा 10 3 13 में 7, ये देखे 15 में से ये 12 बचे, ये कितना बचे? 16, 15 बचे, ये कितना बचे? 10 रे 11, और ये कितना हो गया दोस्तों? 10 12 और ये 7 बच गया, ये टोटल बच गया है ना। अब क्या कहा हमसे? बोला है अब डी और ई के पास, देखो डी 15 और ए के पास 11, 15 प्लस 11 मतलब 26, 15 प्लस 11 मतलब 26 हो गई ये तो। अब ये कह रहा है ये जो समूह दे रखे हैं ये तीनों चारों किसके पास है इतने पत्ते? तो देखो पहला दे रखा है ए बी सी, ए का 8 है, बी का 7 है, 12 हमने जोड़े दोस्तों, 15 और 12 कितना होता है? 27। तो ये बात तो गलत है, ये बराबर तो नहीं है इसके। अगला देखते हैं बी सी एफ, बी देखते हैं 7, फिर दे रखा है सी, सी 12 प्लस दे रखा है भाई एफ, एफ में 7, 7 7 14 और 12 कितना होता है? 26। तो हाँ ये बात तो सही है, बी सी एफ के बराबर है,
किसके पत्ते हैं? DE के। तो 20 का आंसर हो गया दोस्तों, बाकी ऑप्शन गलत है। इस प्रकार इसका बी आंसर है दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्वेश्चन में जो सिचुएशन दे रखी थी उसे टेबल में उतारना था, और टेबल में उतारने के बाद क्वेश्चन सॉल्यूशन उसका हो गया था। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, देखने में बड़े डेंजरस होते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही सीधे होते हैं, देखने में तो दूर से अजीब से लगते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूध के एक नमूने में 50% पानी है। यदि इस दूध का 1/3 भाग इतनी मात्रा में शुद्ध दूध से मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी? देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन देखो 1/3 दे रखा है। अब दोस्तों ऐसे के लिए ऐसी चीज दे रखी हो 1/3 1/4, उसका हम ऐसी चीज लेते हैं पूर्ण संख्या में ताकि इसका भाग जा सके। तो हम मान लेते हैं 12 लीटर दूध है। कितना है दोस्तों? 12 लीटर मिल्क है। फिर क्या कह रहा है? यदि इस दूध का 1/3 भाग इतनी मात्रा में शुद्ध दूध में मिला दिया जाए तो 12 का 1/3 का मतलब है 4 लीटर शुद्ध दूध मिला दिया, तो मिला जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी? देखो 4 लीटर ये है, अगर 4 लीटर ये है, पहली बात तो ये देख लेते हैं 6 लीटर दूध, 6 लीटर तो दूध है इसमें, मान ले 6 लीटर दूध और 6 लीटर इसमें कितना है? पानी, मिल्क। अगर ये 4 लीटर आ गया दूध तो ये क्या हो गया? 2 लीटर वाटर और 2 लीटर इसमें दूध होगा, मिल्क होगा। आगे बात समझ? अगर 4 लीटर मिल्क है प्योर और 4 लीटर फिर मिल्क है, ये कितना हो जाएगा? 8 लीटर। ठीक है, 8 लीटर में क्या है दोस्तों? 4 लीटर तो प्योर दूध है, 8 लीटर में दोस्तों 6 लीटर तो प्योर दूध है, मिल्क है, और 2 लीटर है ना, ये दूध और पानी है। ठीक है, दूध और पानी है तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 ये टोटल हो कितना हो गया? 8 इंटू करेंगे हम 100 से। ये तो होता है परसेंट निकालना। 1/4 किया, 1/4 फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4 का फ्रैक्शन होता है, ये कट जाएगा इससे, तो 25%। तो जो दोस्तों पानी की जो नए मिश्रण में पानी की जो मात्रा थी ना, वो 25% थी। ये देखो क्वेश्चन नहीं है, बोला 50% दूध था, हमने मान लिया 12 का 50 मतलब 6% लीटर दूध है, 6 लीटर पानी है। और फिर इसको काटा हमने 1/3 भाग दूध। यदि इस दूध का 1/3 भाग इतनी मात्रा में शुद्ध दूध मिला दिया जाए, 1/3 करा, ये होगा 4 लीटर दूध मिला दिया जाए। ठीक है, 2 लीटर तो इसमें दूध था, 2 लीटर इसमें पानी था। अब दोस्तों अगर 4 लीटर इसमें प्योर दूध है और 4 लीटर इसमें, 4 लीटर तो यहाँ पे था, 4 लीटर तो दूध हो गया और इसमें 4 लीटर इसमें पानी मिला दे पड़े, तो ये कितना हो गया दोस्तों? 4 लीटर मिल्क हो गया और 4 लीटर वाटर हो गया। 4 नहीं, 2 लीटर इसमें वाटर हो गया। तो 6 और 4 2 कितने हो गया? 8। टोटल 8 है, लेकिन हमसे पूछा किसका है? दूध का। सॉरी, हमसे पूछा परसेंट पानी का। तो 2/8 किया हमने, N2 हमने 100 किया, तो ये 100 किया तो ये पाया 25%। तो 25% इसमें क्या है? पानी का मात्रा है। मिश्रण वाला क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं है, या पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। मिश्रण वाला क्वेश्चन था, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ये कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं था। बस आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार हमारे साथ और आप खुद भी करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी चीज़ों। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक पट्ट पर 4 क्षेत्रीय और 4 ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और 4 ऊर्ध्वाधर रेखा हैं जो परस्पर समांतर और समदूस्त हैं। उनमें अधिकतम आयत और वर्ग बनाए जा सकते कितने? ये पूछा है हमसे। ये चैप्टर है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है MC2 N2 NC2, ये होता है इसका फॉर्मूला। हमको बोला 4 क्षैतिज 4 ऊर्ध्वाधर, ऐसे हम बनाएंगे, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। फॉर्मूला लगाते हैं, 4C2 का मतलब होता है 4 × 3/2 N2
फिर 4 C n 2 का मतलब होता है वही बात, 4 × 3/2। ये हमने काटा, 3 दूनी 6, ये काटा 3 दूनी 6, 6 × 6 करेंगे तो 36। तो वो होंगे दोस्तों 36 ऐसी वर्ग और आयत बनाए। मैंने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ दे रखा है 4 क्षैतिज और 4 ऊर्ध्वाधर। तो परमुटेशन कहता है 4 फैक्टोरियल। तो 4, एक तो 4 ये है ही है, इसके बाद 2 मतलब 3, और 2 के बाद फिर 1 होगा गुणा। एक तो इसके जस्ट बाद वाला, इसके भी जस्ट बाद वाला, ऐसे मल्टीपल होता है। जैसे 4 के जस्ट बाद वाला 3 हो गया और 2 के जस्ट वाला 1 हो गया। ये किया, अगला भी वही दे रखा है, तो अगला 4 × 3/2, ये कटा है इसमें, 3 दूनी 6, 6 गुणा किया 36। परमुटेशन क्वेश्चन था दोस्तों, इस प्रकार इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, औसत चाल से रवाना होती है, और उसके 2 घंटे बाद क्या होती है, एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई। अब क्या, मालगाड़ी के समांतर पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना हुई है दूसरी वाली गाड़ी जो। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी। मान लेते हैं ये पूरी हुआ है जनरल, ये दिल्ली से जा रही है कोई ट्रेन और ये जा रही है मुंबई के लिए। पहले क्या कह रहा है दोस्तों, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से औसत चल रही है। तो ये क्या किया इसने, 2 घंटे चल गई है गाड़ी, 40 की चाल से चल रही है, 40 किलोमीटर की से 2 घंटे चल गई, मतलब 80 किलोमीटर चल गई है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अब एक स्टार्ट होगा, ए स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से क्या है दूसरी गाड़ी स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई और ये चल रही है दूसरी वाली गाड़ी दोस्तों, बी वाली, ये चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ए तो यहाँ तक पहुँच गई 80 किलोमीटर, क्योंकि 2 घंटे तय तो कर ली इसने दूरी, और 1 घंटे में दे रखा है उसको 40 किलोमीटर, तो 2 घंटे का मतलब है 80 किलोमीटर उसने तय कर ली, तब जाके बी स्टार्ट हुआ है। तो ए का कितना दे रखा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, टाइम बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा, टाइम बराबर होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो, टाइम दे रखा है यहाँ 2 घंटे बराबर डी डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है 40 की, ठीक है, माइनस एक डी अपॉन 60 क्यों होगा, क्योंकि दूसरी की स्पीड कितनी है 60 की है। तो 2 बराबर, ये क्या किया हमने, इसका वो ले लिया 120, ये 3D - 2D, ये 2 बराबर डी अपॉन 120, ये से इधर हो जाए क्रॉस गुणा, तो डी बराबर 240। तो उसकी स्पीड होगी ना मालगाड़ी की, तो 240 होगी। देखो दोस्तों, किया क्या है हमने, कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, गाड़ी है 2 घंटे चल ली, तो वो पहुंच गई 80 किलोमीटर। दूसरी गाड़ी बी वहाँ से स्टार्ट होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब ये पूछ रहा है कि भाई ये मिलती यहाँ पे है, कितनी दूरी पे मिली। तो भाई ए का मतलब हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी का दे रखा 60 किलोमीटर प्रति आवर, टाइम बराबर दे रखा डी अपॉन एस, ये आपको बताइए, डिस्टेंस दे रखी है, इसमें डिस्टेंस निकालनी है, डी 40 था, एक 60 था, हमने दोनों को किया, 3 में से 2 डी गए, डी बचे, इधर ये गुणा हो गया मल्टीपल क्रॉस, तो ये आ गया 240। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों सी। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया दोस्तों। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको लॉजिक वाले क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से आ जाएंगे दोस्तों। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन और अभी अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में रणधीर को क्या मिला, कुणाल और देवू से कुल अधिक अंक से अधिक मिले। क्या कह रहा है, रणधीर जो है इसको अंक मिले थे ज़्यादा, कुणाल से और देवू से अधिक मिले हैं, ठीक है। कुणाल और शंकर को मिले कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक है। अब अगला क्या कह रहा है, कुणाल को जो अंक मिले हैं और शंकर को मिले हैं, ये दोनों रणधीर से अंक से अधिक है, ठीक है। सोनल को शंकर से अधिक मिले हैं, उस सोनल कोई लड़की है, इसको शंकर से अधिक मिले हैं। आगे क्या दे रहा है, नेहा को रणधीर से अधिक मिले हैं, और जो नेहा है ना,
इसको अधिक मिले हैं रणधीर से। तो सिचुएशन क्या बन गई, नेहा को सबसे ज़्यादा मिले, उसके बाद रणधीर को मिले, उसके बाद कुणाल और देव को मिले, दोनों को मिल के। ये बात हो गई इसमें। इनमें से सबसे अधिक किसको मिले अंक। दोस्तों सबसे अंक किसको मिले, अब अगर हम इसमें देखें तो भाई यहाँ पे रणधीर अलग हो रहा है, यहाँ पे कुणाल का अलग से दिख रहा है, दोनों को मिक्स करके बता रखा है। तो हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि भाई सबसे ज़्यादा किसको मिलने हैं। ये तो कंडीशन बनाई है हमने, ऐसा ज़रूर नहीं कि यही कंडीशन हो। तो यहाँ हम कह सकते हैं भाई आंकड़े अपर्याप्त हैं। ये हम आइडिया नहीं लगा सकते कि भाई इसमें सबसे अधिक किसको मिले अंक। तो भाई ये गलत है, मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत है। ये आंसर इसका डी, आंकड़े अपर्याप्त है। क्योंकि जो सिचुएशन दे रखी है इस हिसाब से हम कह नहीं सकते किसको ज़्यादा मिले। दोस्तों ये 2017 के जो 40 क्वेश्चन थे, 40 नंबर क्वेश्चन तक मैथ और रीजनिंग वाले जितने भी, वो हमने सबको सॉल्व करा दिया है। और ऐसे ही हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे, बस आप देखते रहिए। और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता तो हमसे फिर से पूछिए, हम आपको फिर से बताएंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन को लिख दीजिए कि भाई ये सर ये समझ में नहीं आया, क्वेश्चन संख्या देख दीजिए, अगली वीडियो में हम फिर से बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए।